ओके जी, क्वेश्चन नंबर 12 मेरे सामने है। रॉबर्ट एरियस recently inherited a stock portfolio from his uncle. Wishing to learn more about the companies in which he is now invested, Robert performs a ratio analysis on each one and decides to compare them to one another. Some of his ratios are listed below. ये 4 रेशोज़ हैं: करंट, क्विक, डेट और नेट प्रॉफिट मार्जिन। और ये 4 डिफरेंट कंपनीज हैं जिनका पोर्टफोलियो उसने इनहेरिट किया है अपने अंकल से, राइट। अज्यूमिंग दैट हिज अंकल वॉज ए वाइज इन्वेस्टर हु असेंबल्ड द पोर्टफोलियो विद केयर। अच्छा, पोर्टफोलियो कहते हैं कॉम्बिनेशन को, यानी कि जहाँ पर आप सारी इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं कर देते, लाइक आप कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। आप सिर्फ स्टॉक्स नहीं खरीदते, आप कुछ स्टॉक लेते हैं, कुछ बॉन्ड्स, कुछ डेट, इस तरह से करते हैं। दैट इज़ पोर्टफोलियो। रॉबर्ट फाइंड्स द वाइड डिफरेंसेस इन दीज रेशियोज कन्फ्यूजिंग, हेल्प हिम आउट। उसको इनके आंसर से थोड़ी सी प्रॉब्लम सी हो रही है, तो आपने इसको हेल्प करना है। इस क्वेश्चन में करना कुछ भी नहीं, सिर्फ हमें नोट्स की फॉर्म में एक सजेशन देनी है, या पॉइंट आउट करना है, या कमेंट करना है, दैट्स इट। तो ऑप्शन ए है जी, व्हाट प्रॉब्लम्स माइट रॉबर्ट इनकाउंटर्स इन कंपेयरिंग दीज कंपनीज टू वन अनदर ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियोज। अब उससे क्या प्रॉब्लम्स आएगी जब वो कंपैरिजन करने बैठता है। देखिए, करंट रेशियो है, इन दोनों की कम है, और यहाँ पर टू मच हाई, और ये भी बहुत अच्छी ही है। और डेट रेशियो है, डेट ज़ीरो है, इसका उससे थोड़ा ज़्यादा है, इसका और ज़्यादा, टू मच डेट है। तो अब यही पूछा जा रहा है कि मतलब जब हम कंपेयर करते हैं तो हम कैसे, उसे क्या इसमें डिफ़िकल्टी आएगी। तो डिफ़िकल्टी ये आएगी कि दीज 4 कंपनीज आर फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। देखो, आइलैंड इलेक्ट्रिक यूटिलिटी, इट बिलोंग्स टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिक यूटेंसिल्स। बर्गर हेवन, फास्ट फूड रेस्टोरेंट हो सकता है। फिंक सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कंपनी है। रॉलैंड मोटर्स, कोई ऑटोमोबाइल कंपनी हो सकती है। यानी कि ये चारों की डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं। इस क्वेश्चन को मैंने एंड में रखा भी इसीलिए था कि पहले मैं आप लोगों को सारा समझा दूँ, आप लोगों को खुद भी आइडिया हो चुका होगा कि जो भी हमारे कंपनीज हैं, जब हम कंपैरिजन्स में आते हैं तो हम सिमिलर नेचर इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं। इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि उसमें सिमिलर उसी तरह की कंपनीज को इंडस्ट्री कहते हैं। तो अगर मैं अब एक ऑटोमोबाइल की परफॉर्मेंस को कंपेयर करूँ बर्गर हेवन से, तो वो तो बहुत अजीब सी बात नहीं है। तो यही इसको डिफ़िकल्टी है कि इन चारों की जो नेचर ऑफ बिजनेस है, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच वन ईच अदर। जब इनकी नेचर डिफरेंट है तो फिर हम उनकी रेशियोज़ के आंसर्स को भी कंपेयर नहीं कर सकते। लाइक वाई शुड दिस इज़ टू मच हाई एंड वाई इट इज़ लो, इसके जवाबात के लिए हमें डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि कोई बेंचमार्क अवेलेबल नहीं है और ये चारों आपस में कंपेरेबल नहीं हैं। ऑप्शन बी है मेरे सामने, why might the current and quick ratios for the electric utility and the fast food stock be so much lower than the same ratios for the other companies। अब वही सवाल आ गया ना कि जो करंट एंड क्विक है वो इनकी बहुत कम है कंपेयर टू अदर टू। तो इसका जवाब देना है आपको कि ये क्यों ऐसा है कि इनकी कम है। तो अगर हमें बताओ कि करंट रेशियो में क्या आते हैं, करंट एसेट्स आते हैं ना। तो करंट एसेट्स, अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक यूटिलिटी है, शॉप या कह लें हम, जैसे बिजली की तारें हैं, या छोटे मोटे बल्ब हैं, या स्विचेस हो गए, बोर्ड्स हो गए, ये इस तरह की कंपनी है जो स्मॉल स्केल पे काम करिए। बर्गर हेवन भी एक स्मॉल स्केल रेस्टोरेंट होगा जो कैश पे काम कर रहा होगा। तो प्राइमरीली ये 2 कंपनीज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कैश पे काम कर रही होंगी, जिनके अकाउंट रिसीवेबल ना होने के बराबर होंगे। जबकि ये बड़े बड़े ग्रुप्स हैं तो इनके अकाउंट रिसीवेबल भी कहाँ होंगे। जितने अकाउंट रिसीवेबल ज़्यादा होंगे उतने आपके करंट एसेट ज़्यादा होंगे, फिर उतने ही आपके क्या कहते हैं उसको, करंट रेशियो या क्विक रेशियो ज़्यादा हो जाएगी। अभी सिर्फ मैंने बात की है आपसे रिगार्डिंग अकाउंट रिसीवेबल। प्लस इन्वेंट्रीज़ हैं। अब बर्गर की इन्वेंट्री क्या होती है, बर्गर बंस हो गए, या चिकन या मीट हो गया, और ये पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो ये स्टॉक कितना कहते हैं, लिमिटेड रखते हैं कि लाइक आज रिसीव किया तो वो आज का आज ख़त्म हो जाए, कल नया स्टॉक आए, नई इन्वेंट्री आए, पाइलअप नहीं कर सकते। ऐसे ही जो यूटिलिटी वाले हैं, इनकी भी यूटेंसिल्स जो होती हैं वो डेली इस्तेमाल की होती हैं, तो दे कैन नॉट पाइल अप अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ स्टॉक्स। जबकि सॉफ्टवेयर और का जो इन्वेंट्री है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, ज़ाहिर है IT रिलेटेड आइटम्स इसके अंदर आएंगी ना।
सॉफ्टवेयर्स, और फिर आप सॉफ्टवेयर ये थोड़ी कि आज लिया तो कल ख़त्म होगा, इसकी लंबी लाइफ होती है, तो इसकी इन्वेंट्रीज रहती हैं आपके पास। और ऐसे ही जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनके भी सॉफ्टवेयर्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं एंड दे आर सस्टेन्ड। तो जब आपकी इन्वेंट्रीज बहुत देर तक रहेंगी आपके पास, तो वो भी पार्ट बनती है करंट एसेट्स का, एंड दैट विल ऑल्सो बी the good cause of increase in current and quick ratio of these companies as compared to the other two, right? तो मैंने यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई किया है कि एक है रीज़न कैश बेसिस के बिज़नेस की, मतलब ये कैश पे काम कर रहे हैं और ये नहीं कर रहे हैं। नंबर 2 मैंने कहा कि नेचर ऑफ बिज़नेस की वजह से इनकी इन्वेंट्रीज नहीं है, इनकी इन्वेंट्रीज बहुत ज़्यादा है। सी पार्ट है जी, वाई माइट इट बी ऑल राइट फॉर द इलेक्ट्रिक रेडी टू कैरी अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेट बट नॉट द सॉफ्टवेयर कंपनी। अब अगर मैं इसकी डेट रेशो देती हूँ तो 68% है, फिंक सॉफ्टवेयर की 0% है, उन्होंने कोई डेट नहीं लिया हुआ उन्होंने। वो कह रहे हैं सर क्यों है ये, मतलब ये ठीक कैसे हो सकता है? तो क्योंकि ये मतलब स्मॉल स्केल पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर रिस्क फैक्टर कम है, इनके आउटकम्स प्रिडिक्टेबल हैं कि कितनी सेल्स होंगी, प्रिडिक्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पर डेट का ना होना इज़ प्रिटी गुड, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। जबकि फिंक सॉफ्टवेयर में चूँकि रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है और ये एक लंबा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपके आउटकम्स भी आपको बहुत टाइम के बाद रिसीव होंगे, तो यहाँ पर डेट लेना एक बर्डन कॉज कर सकता है, राइट? कि कंपनी के बर्डन ये होगा ना कि फाइनेंशियल कॉस्ट मीट करनी होती है। तो जब इनके आउटकम्स ही प्रिडिक्टेबल नहीं है तो वो कैसे फाइनेंशियल कॉस्ट को मीट अप कर सकेंगे? इसीलिए इनका ज़ीरो डेट इज़ प्रीटी ओके एंड इनका मोस्ट 68% डेट भी ओके है, क्योंकि इनकी डेली सेल्स हो रही हैं, डेली कैश आ रहा है, तो दे कैन पे देयर लाइबिलिटीज़ फ्रॉम द कैश व्हाट दे आर रिसीविंग। तो इनके लिए डेट का लेना इज़ नॉट अ बिग इशू, इनके लिए हो सकता है। डी है जी, वाई वुड नॉट इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट ऑल देयर मनी इन सॉफ्टवेयर कंपनीज इंस्टेड ऑफ इन लेस प्रॉफिटेबल कंपनीज, फोकस ऑन रिस्क एंड रिटर्न। अब बात उसने की प्रॉफिट की, तो मैं देखूँगी नेट प्रॉफिट मार्जिन को 6.2%, 14.3%, 28.5%, 8.4%, यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो आपको फिंक सॉफ्टवेयर दे रहे हैं। तो उसका सवाल भी ये है कि जो एक इन्वेस्टर है वो सारा यहाँ पर क्यों इन्वेस्ट नहीं कर देता, बजाय से कि वो एक लेस प्रॉफिटेबल कंपनी में इन्वेस्ट करे। इन्वेस्टर का इंटरेस्ट किस में होता है? प्रॉफिट में होता है ना। तो उसका जवाब हमेशा ये होता है कि इन्वेस्टर हमेशा दो चीज़ों को देख रहा होता है, द वन इज़ रिटर्न एंड द अदर इज़ रिस्क। सिर्फ रिटर्न नहीं देखना होता, अगर रिटर्न के साथ साथ रिस्क कितना है, तो अगर रिस्क भी ज़्यादा है तो फिर आपका पैसा डूबने का खर्चा भी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए और नंबर 1 तो ये है कि रिटर्न एंड रिस्क की बात कर ली ना, कि जहाँ पर रिटर्न ज़्यादा वहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा होगा, जहाँ पर रिटर्न कम वहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा होगा, रिस्क भी कम होगा। और जनरली इन्वेस्टर्स आर रिस्क अवर्स, दे ट्राई टू अवॉइड द रिस्क। हम सब भी कोशिश करते हैं ना कि हम ऐसे काम ना करें, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स ना करें जहाँ पर रिस्क ज़्यादा हो। हम वो काम करते हैं जहाँ पता हो कि इसका ये रिज़ल्ट होगा या इसका ये आउटकम होगा या ये सेफ़ है, वी ट्राई टू प्ले सेफ़। तो इसलिए जहाँ पर रिटर्न कम है तो वहाँ पर रिस्क भी कम है, तो इन्वेस्टर की वो एक उसके माइंड में एक अप्रोच होगी ना कि मेरा पैसा या मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ रहेगी। अगर ये रिटर्न ज़्यादा ऑफर कर रहे हैं तो यहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि आपका पैसा डूब भी सकता है। ये एक आस्पेक्ट है रिटर्न और रिस्क का। द अदर इज़ के आप अपने इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करते हैं और पोर्टफोलियो बनाते हैं। मैंने एक बात शुरू में भी कही थी कि पोर्टफोलियो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि आप सारी इन्वेस्टमेंट एक जगह पर नहीं कर सकते। क्यों? कि अगर मैं सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ कर दूँ फॉर एग्जांपल, तो इम्पैक्ट क्या होगा कि अगर ये कंपनी डूब जाती है, डिफ़ॉल्ट कर जाती है, तो मेरी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट गई। अगर मैं इन्वेस्टमेंट को एक पोर्टफोलियो में करती हूँ, लाइक कुछ स्टॉक्स यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, इम्पैक्ट क्या होगा? अगर एक कंपनी डिफ़ॉल्ट करेगी तो देयर आर अदर 3 कंपनीज हु आर हेयर विच आर हेयर टू प्रोवाइड मी सम काइंड ऑफ रिटर्न, कुछ तो मिलेगा ना। या इसके अलावा सिर्फ इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में नहीं होती है, बॉन्ड्स में होती है, कि चूँकि अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न तो आपका प्रिडिक्टेबल नहीं है, कंपनी की मर्ज़ी है कि डिविडेंड दे या ना दे। कंपनी रिटर्न अगर कम हुए तो वो आपको डिविडेंड नहीं भी दे सकती, लेकिन बॉन्ड के केस में आपको लाजमी रिटर्न मिलता है इंटरेस्ट की फॉर्म में। तो इन्वेस्टर्स ट्राई टू मेंटेन अ पोर्टफोलियो ऑफ
स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स कि कहीं से कुछ मिल जाएगा। और कभी भी एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अपनी जो भी पैसा आपस इन्वेस्टमेंट का है उसको आप स्कैटर कर लें, उसको उसके लिए आप डिफरेंट कंपनीज चूज़ कर लें कि अगर किसी वजह से एक कंपनी आपको रिटर्न नहीं दे पाती तो आपको कहीं और से मिल जाए कि एटलीस्ट कुछ तो मिलेगा। अगर सारा पैसा एक जगह पर लगा दिया तो फिर आपका वो सारा पैसा डूबने का खदशा भी इक्वलेंट उसी हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाता है। एक इंग्लिश प्रोवर्ब है, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ये एक बहुत ज़्यादा कोटेशन यूज़ होती है, डू नॉट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट। अगर आपने सारे अंडे एक ही बास्केट में रख दिए तो अगर वो बास्केट स्लिप होती है, गिरती है, तो सारे अंडे बर्बाद हो जाएंगे, सारे अंडे ख़राब हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो इसीलिए अपनी इन्वेस्टमेंट को भी एक ही जगह पर पाइल अप मत करें, उसको स्केटर करें, उसको आप फैलाएं, उसको डाइवर्सिफाई करें। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट की ज़बान में डाइवर्सिफिकेशन, कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को फैलाना है, डाइवर्सिफाई करना है स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स की फॉर्म में। और प्लस चूजिंग डिफरेंट कंपनीज, कभी भी इन्वेस्टमेंट एक कंपनी में नहीं करनी चाहिए, राइट।